हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल केमिक्युलर। मेरा नाम है आयुष वर्मा, आप लोगों का केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। तो इससे पहले मैं चैप्टर की डिटेल्स पे आऊं, मेरा फर्ज ये बनता है कि पहले मैं आपको उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं। और इंट्रोडक्शन में भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर में। अब ये नॉमेनक्लेचर को सब बच्चे बहुत लाइटली में लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम आगे की चैप्टर में ज्यादा ध्यान दे लेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आना है। बट मैं आपको जितना मर्जी रिएजेंट्स पढ़ा दूं, मैं आपको जितना मर्जी प्रॉपर्टीज पढ़ा दूं, बट अगर आपको यही नहीं पता कि आपको बनाना क्या है या आपको दिया क्या हुआ है, तो चैप्टर पढ़ना वेस्ट ही है। तो इसीलिए आप इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि नॉमेनक्लेचर को डील कैसे करना है। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं नॉमेनक्लेचर की, तो उसमें कुछ एक चीजें ऐसी आती हैं कि पहले हमें क्लासिफाई करनी पड़ेंगी, जो कि हम कॉमन नेम्स में यूज करेंगे। तो इसका अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूं, तो क्लासिफिकेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पहले कि आखिर मोनो, डाई और ट्राई हेलो हैलाइड क्या होते हैं। देखो, इसमें पहला है मेरे पास मोनो हेलो कंपाउंड्स। देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही हेलोजन लगा हुआ हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है CH3X। अब देखो, यहां पे आपको एक ही हेलोजन दिख रहा है, इसलिए इसको मोनो हेलो की क्लासिफिकेशन में हम डालेंगे। और यहां पे पॉसिबिलिटी है, मैं ले सकता हूं क्या, डाई हेलो कंपाउंड। और डाई हेलो में वर्ड जो डाई आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो हैलोजेंस होंगे। अब वो दो हैलोजेंस सेम कार्बन पर भी हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट कार्बन्स पर भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये है कि दो हैलोजेंस एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, मैं ले सकता हूं ट्राई हेलो कंपाउंड। अब ट्राई हेलो नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई का मतलब तीन हैलोजेंस होंगे। अब वो तीन हैलोजेंस कैसे हो सकते हैं कि अगर मैं तीन अलग अलग कार्बन्स पे लगा दूं, तो ये मेरे पास ट्राई हेलो कंपाउंड की फॉर्म में निकल के आएगा। अब इसी के साथ और क्या क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, क्लासिफिकेशन इन द सेंस मैं यहां पे ले रहा हूं, सपोज मेरे पास है एलाइलिक और विनाइलिक। तो आई एम एज्यूमिंग कि आप ये सब थोड़ा बहुत, जब आपने 11th में इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तब आप ये सब चीजें डील कर चुके होंगे। बट क्योंकि अब आप काफी दूर सफर तय करके आ चुके हो, मेरा फर्ज है बताना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन आपको छोटी सी करा दूंगा मैं। देखो, एलाइलिक का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास जैसे एक डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन जुड़ा होगा, उसको मैं एलाइलिक हैलोजन बोलूंगा। ये क्या है, ये है एक एलाइलिक हैलोजन। जैसे इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसके साथ जो डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा होगा वो एलाइलिक हैलोजन होगा। अच्छा, विनाइलिक क्या होता है, अगर ये C डबल बॉन्ड C वाले सिस्टम के साथ मैं कोई हैलोजन जोड़ दूं, तो इस हैलोजन को हम कहेंगे विनाइलिक हैलोजन, क्योंकि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं विनाइल। ठीक है, चलो, ये हो गया एलाइलिक वर्सेस विनाइलिक। अब एक और क्लासिफिकेशन हम यहां पे देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास बेंजाइलिक और एराइलिक। क्या होता है, बेंजाइलिक वर्सेस एराइलिक। देखो, जैसा नाम से पता चल रहा है बेंजीन, बट अब इसमें गलती क्या होती है कि हम बेंजीन से डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना है, बेंजाइलिक का मतलब होगा अगर आपके पास एक बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे, अगर आपके पास कोई हैलोजन है, तो वो बेंजाइलिक की कैटेगरी में आएगा। बट अगर आपके पास डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई हैलोजन है, वो आपकी एराइलिक की कैटेगरी में आएगा। तो ये डिफरेंसेस समझने बहुत जरूरी हैं, बिकॉज जब नाम आएगा तो बहुत कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। इतनी सारी चीजें आप पढ़ चुके होते हो, तो ये कंफ्यूजन आपको अपने माइंड में नहीं रखनी है। अच्छा, और क्या क्लासिफिकेशंस हैं यहां पे, और क्लासिफिकेशन है मेरे पास, जैसे मैं ले सकता हूं इसके केस में, एक होता है जेम डाइहैलाइड वर्सेस विसिनल डाइहैलाइड। तो आखिर ये जेम और विसिनल क्या होते हैं। देखो, कोई भी चीज जेम कब कहलाती है, आप एक जेम कब बनोगे, जब आपके अंदर बहुत सारी खूबियां आ जाएं।
ऐसे ही अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे जेम डाइहैलाइड, बट अगर दो अलग अलग कार्बन पे हैलोजन जुड़े हैं उसको हम बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। तो इतना ही सिंपल था, इसको याद रखना कि क्या होता है जेम, क्या होता है विसिनल। तो अब आपके सामने जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये तो चलो मैंने आपको एक बेसिक क्लासिफिकेशन दे दिया। अब यहां पे जो मेरे को बताना है जरूरी वो है कि आखिर ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर को कैसे डील करना है। ट्रिवियल का मतलब होता है, एक आपने पढ़ा हुआ है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तो आईयूपीएसी तो बहुत इजी हो जाता है डील करना। ट्रिवियल में आपके पास कुछ ऐसे नाम आते हैं जो कि आप डेली यूज में नहीं करते होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हुए, तो इसीलिए मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे किससे। मेरे पास है एक एन ग्रुप। अब इस एन ग्रुप को जनरली जो है वो बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं विद नियो। एन अलग है, नियो अलग है। तो पहले ये समझना कि एन का मतलब क्या है। एन का मतलब तब होता है जब मेरे पास चेन में ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटीज आ जाएं, तो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं एन। तो देखना, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, आपके पास है प्रोपाइल या प्रोपेन। क्या मैं प्रोपेन में कोई ब्रांचिंग कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप क्या मन कहेगा कि सर ऐसे ब्रांचिंग कर दो, बट अगर आप ऐसे ब्रांचिंग कर दोगे तो लॉन्गेस्ट चेन तो अल्टीमेटली यही रहेगी ना, इसलिए यहां पे कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप प्रोपेन को एन प्रोपेन नहीं लिख सकते, आपको प्रोपेन ही लिखना पड़ेगा। जो एन की इंपॉर्टेंस है वो शुरू होती है ब्यूटेन से, मतलब 4 कार्बन से। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां पे ब्यूटेन लिख दिया, अब डाउट आएगा किसी के मन में कि 4 कार्बन का अरेंजमेंट तो ऐसे भी हो सकता है। अब क्या हुआ, ब्रांचिंग की वजह से मेरी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो चेंज हो गई। इसीलिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा यहां पे, मैं यूज करूंगा, ये होता है एन ब्यूटेन। ठीक है, अब एन की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई कि अगर ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटी आ जाए तो आपको एन वर्ड लगा के कंफ्यूजन को दूर करना है, ताकि हम बता सके कि हाँ यहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं है और ये स्ट्रेट चेन है। अच्छा, अब इसका क्या नाम है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा ही, बट अभी हम एन को डील कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पे एग्जांपल ले लूं 5 कार्बन का, तो कितना सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा एन पेंटेन। चलो ठीक है, और हम देखते हैं, जैसे मैंने नियो ग्रुप आपको बताया, ऐसे ही एक और ग्रुप होता है जिसको हम आइसो के नाम से जानते हैं। तो पहले हमने एन ग्रुप देख लिया, अब हमारे पास है आइसो ग्रुप। तो आइसो क्या होता है याद रखना, जैसे अगर आपके पास कहीं भी ऐसे मर्सिडीज का सिंबल बना हुआ दिख जाए, आई होप आप पहचान जाओगे और याद रहेगा आपकी मसल मेमोरी में ये, कि अगर आपके पास मर्सिडीज का सिंबल बना हुआ दिख गया, वो जनरली आइसो ग्रुप को डिनोट करता है। अब इसी को आप देखो, अगर आपके पास कार्बन का अरेंजमेंट कुछ इस फॉर्म में आ गया, तो ये मेरा आइसो ग्रुप को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये होगा क्या, आइसो ब्यूटेन 4 ग्रुप। अब देखो, यही चीज जो मैंने यहां पे बनाई थी, इसी को हम बोलेंगे क्या, आइसो ब्यूटेन। अच्छा, अगर मैं इसमें ऐसे 5 कार्बन लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो, अब फिर से आपके पास ऐसा मर्सिडीज का सिंबल दिख रहा है, तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आइसो पेंटेन। देखो कितना इजी है, बट क्या है कि रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, वरना इजी क्वेश्चंस में गलती हो बैठेगी। ठीक है, चलो अब हमने एन समझ लिया, आइसो समझ लिया, एक और समझ लेते हैं जिसको हम कहते हैं नियो ग्रुप। तो अभी मैंने आपको बताया था एन और नियो अलग हैं, अब कैसे अलग हैं वो देखना। अगर एक ही कार्बन से जैसे हम पहले 2 ब्रांचेस निकाल रहे थे, तब वो आइसो कहला रहा था। अगर मैंने 3 ब्रांचेस निकाल दी तो वो नियो ग्रुप कहलाएगा। बस इतना सा जानना था आपको, आइसो और नियो में डिफरेंस। तो यहां पे अब कार्बन देखो 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका नियो पेंटेन। देखो कितना सिंपल है। अच्छा, अगर मैं इसमें 3 ब्रांचेस निकाल के और 1 कार्बन और जोड़ दूं, तो अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि टोटल 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। बस इतनी सी चीजें जाननी थी आपको। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप पे जिसका नाम है सेक ग्रुप। सेक से एक वर्ड निकलता है क्या, सेकेंडरी। जैसे अगर मैं यहां पे एक चेन बना दूं ब्यूटेन की, तो ये तो एन ब्यूटेन है। अच्छा, अगर मैंने यहां पे सपोज कोई एक हैलोजन लगाया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल, या सपोज मैं कह रहा हूं कि ये एक्स नहीं है, ये क्लोरीन है,
तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, अगर मैं सपोज ये क्लोरीन इसकी सेकेंडरी पोजीशन पे लगा दूं, वो प्राइमरी थी अब ये सेकेंडरी है, तो ये कार्बन पे जब चीज आके जुड़ जाएगी ना, इसको हम कहेंगे क्या, सेक ब्यूटाइल और क्लोराइड। तो सेक का मतलब यहां पे क्या है, सेक का मतलब है सेकेंडरी। मतलब अगर आपके पास ऐसे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है सेकेंडरी पोजीशन पे, तो उसको हम सेक ब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे। अब आप चाहो तो नोट डाल के एक पॉइंट जरूर ऐड कर लेना, दैट एन या फिर आइसो नियो आर इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब आप नॉमेनक्लेचर पे ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको ये रूल्स बहुत काम आएंगे कि ये दोनों तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड होते हैं, बट जो सेक ग्रुप है इज नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस आपको यह ध्यान रखना है ताकि जब भी आप कोई एक कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन डील करो तो वहां पे ध्यान रखना कि ये जो सेक ग्रुप है ये नॉमेनक्लेचर में इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूडेड नहीं होगा। चलो ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर में कुछ एक इंपॉर्टेंट जो नाम होते हैं जो जनरल यूज में हमारे नहीं आते या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो हमने पहचान लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अब हमें समझना है वो है कि अगर मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ जाए, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी का मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड मेरे पास आ गया, इफ unsaturated compound is present, मतलब अनसैचुरेटेड का कि सी डबल बॉन्ड सी भी हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी हो सकता है। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है सी डबल बॉन्ड सी का, तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड का कार्बन कोई दिखा तो उसका नाम होता है क्या, इथाइलिन। ठीक है, मतलब हम आइलीन वर्ड जो आपको दिख रहा है ये तब यूज करेंगे जब कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। जैसे एग्जांपल एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये इथाइलिन है, अगर इसमें मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपाइलीन हो जाएगा। तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सी डबल बॉन्ड सी को हम इथीन भी बोलते हैं और इथाइलिन भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको देख के परेशान नहीं होना। अच्छा, इसी को ही एक्सट्रैक्ट करके हम एक नाम यूज करते हैं, जैसे अगर मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ के दो क्लोरीन यहां पे जोड़ दिए तो इसका नाम पता क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन क्लोराइड। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि आपके दो एडजेसेंट कार्बन्स पे दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब समझो यहां पे कि अगर मेरे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी हुआ, तो अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी हुआ तो नाम यूज होता है क्या, एसिटाइलिन। अब इसका भी नाम आप जान ही चुके होंगे, अगर दो कार्बन होते हैं तो एसिड वर्ड रूट जो है वो यूज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। अच्छा, एसिटाइलिन से ही हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आपके पास है सपोज कुछ ऐसा ग्रुप, तो आप बीच में एसिटाइलिन वर्ड यूज कर लो और साथ में आपके पास दो मिथाइल हैं, तो आप इसको क्या लिख लो, आप लिख लो डाइमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये है हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डील करने का तरीका। अब यहां पे जैसे अगर मैं वैलेंसीज रिप्लेस कर दूं, जैसे मेरे पास CHCl3 है, तो आपको ये जो ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक कार्बन की तीन वैलेंसीज चली गई हैं। ऐसे ही CHCl3 में आप देखोगे तो एक जो मीथेन था, जैसे कि CH4, उसमें से मैंने क्या किया, तीन कार्बन को हटा के तीन क्लोरीन लगा दिए। तो इसको पता है हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, मिथाइलिन ट्राई क्लोराइड। तो ये अपने आप में इंडिकेट करेगा क्या, कि आपने तीन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके तीन Cl लगा दिए हैं। तो ये था तरीका, कब, जब हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो। बट व्हाट इफ आपके पास कंपाउंड सैचुरेटेड हो, तो उसके केस में देखो आपको कैसे डील करना है। मैं ले रहा हूं अब, इफ सैचुरेटेड कंपाउंड इज प्रेजेंट, तो अब इसमें तीन कैटेगरीज मैं बना रहा हूं। क्या, एक होगा जब मोनोवैलेंट होगा,
एक बाईवैलेंट और एक ट्राईवैलेंट, मतलब मैं एक एक करके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करवाऊंगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, क्या, मोनोवैलेंट हैलाइड का या फिर मोनोवैलेंट रेडिकल का। तो इसमें जो नाम हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं आइल। ये तो सब आप जानते ही हो। जैसे मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो मिथाइल, इथेन है तो इथाइल, प्रोपेन है तो प्रोपाइल। तो ये आइल जो टर्म है वो इंडिकेट करेगी कि क्या आपने एक हाइड्रोजन को एक किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दिया है। कितना सिंपल है। जैसे अगर आपके पास CH3Cl है तो आप इसको क्या बोलोगे भाई, इसको बोलोगे मिथाइल क्लोराइड। जैसे आपके पास CH2Cl है तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मोनोवैलेंट तो बहुत इजी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, दैट इज बाईवैलेंट रेडिकल। तो बाईवैलेंट रेडिकल का मतलब क्या है कि अब आपको जो वर्ड यूज करना है वो यूज करना है एल्कली डीन। तो ये वर्ड जनरली बहुत कंफ्यूज होते हैं हम कि कब हमें एल्कली डीन यूज करना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बाईवैलेंट का मतलब है जैसे मीथेन था, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और इसकी जगह 2 हैलोजेंस लगा दिए, मतलब अब जो आपको मिलेगा वो मिलेगा CH2Cl2। तो अगर आपके पास 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो ये रिप्लेस कर रहा है 2 हाइड्रोजन्स को, और इसका जो नाम आएगा ना निकल के वो आएगा क्या, देखो एक ही कार्बन है तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या, मिथिलिडीन क्लोराइड। मिथिलिडीन क्लोराइड हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे इथेन ले लूं, जैसे कि मेरे पास क्या है CH3CH2Cl2, अब इसमें आपको परेशान नहीं होना, इसका नाम हो जाएगा क्या, इथाइलिडीन क्लोराइड। मतलब ये जो इथाइलिडीन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि आपके पास एक इथाइल ग्रुप यहां पे है। तो ये था तरीका बाईवैलेंट रेडिकल को समझने का। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास रह गई किसकी, वो है ट्राईवैलेंट रेडिकल। तो ट्राईवैलेंट रेडिकल जैसा कि हमें पता चल रहा है कि अगर इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक हैलोजेंस या फिर 3 हैलोजेंस के साथ जुड़ जाएं तो फिर उस केस में हम ट्राईवैलेंट रेडिकल यूज करेंगे, और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एल्कली डाइन। देखो, जब हमारे पास 2 थे बाईवैलेंट तो हम डीन बोल रहे थे, अब हमारे पास 3 है ट्राईवैलेंट तो हम इसको डाइन बोल रहे हैं, बस। ठीक है, इतनी सी बात थी। जैसे मैं कह रहा हूं कि CH4 है, इसमें आपने 3 हाइड्रोजन हटाए और 3 Cl जोड़ दिए, मतलब जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा CHCl3। अब आपके पास 3 रिप्लेस हो गए तो आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे मिथाइली डाइन क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथाइली डाइन क्लोराइड। कितना सिंपल है। ठीक है, वैसे तो अगर आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो वो तो आप सिंपल लिखोगे क्या, 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन, बट वो IUPAC नेम है। बट पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देंगे, वो दे देंगे आपको जान के कॉमन नेम, बिकॉज सब भूल चुके होते हैं कि इथिनाइल क्या होता है, एल्कलीडीन क्या होता है, एल्कलीडाइन क्या होता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपकी कंफ्यूजन दूर करेगी, तो इनको अच्छे से समझ लो ताकि चैप्टर में आप इन छोटी छोटी चीजों पे ना अटको। आप अटको कहां, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। चलो, अब हमने समझ लिया क्या, अगर कंपाउंड है आपके पास सैचुरेटेड तो हमने ट्राईवैलेंट भी समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो कैटेगरी है कि अगर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ तो क्या करेंगे। कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में हमें क्या करना है, देखना। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था क्या, बेंजाइल, तो वो ऐसे उठ के नहीं आया, उसका कोई एक रीजन है क्या, कि अगर इस बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पे एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं तो उसको हम बोलते हैं क्या, बेंजाइल। अगर मैं 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दूं तो इसको हम बोलते हैं बेंजल। मतलब एक कार्बन पे मैंने 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल। और वही अगर मैंने 3 हाइड्रोजन्स यानी कि तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेंजो। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कब किसको क्या बोलना है, इतना ही सिंपल है, बस आपको याद रखना है। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने क्या किया
मैंने यहां पे इस कार्बन पे एक Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर मैंने इसी कार्बन पे 2 Cl जोड़ दिए, Cl2 अगर जुड़े हुए हैं, या इसको बेटर तरीके से लिखते हैं कि मेरे पास 2 Cl अगर जुड़े हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा बेंजल क्लोराइड। और वही अगर तीनों Cl लग गए, तीनों हाइड्रोजन से क्लोरीन रिप्लेस हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अभी पीछे बताया मैंने, इसको हम बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। तो ये तरीका है आपका किसको नाम लिखने का? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आ जाता है वो मैंने आपको ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड सारी चीजें बता दी हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्वेश्चंस के। देखना, जैसे क्वेश्चंस में स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक। अगर मैंने सिंपल ये लिया, अगर मैं यहां सिंपल सा कोई कंपाउंड लेके चलूं, तो एक साइड में लिखूंगा इसका IUPAC नेम, और दूसरी साइड में इसमें लिखूंगा आपका कॉमन नेम। ये है IUPAC और ये है कॉमन नेम। तो आज की क्लास में अभी तक मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है उसमें IUPAC पे ज्यादा फोकस नहीं किया, मैंने फोकस किया है कॉमन नेम्स पे, क्योंकि वो नाम ज्यादा यूज हो जाते हैं कभी कभार, तो आपको पता होने चाहिए। चलो अभी क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं पहले कंपाउंड का IUPAC नेम यहां लिखूं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कितना सिंपल है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा क्या? 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अब कॉमन नेम आप बताओ, एक बार पॉज करके गेस करो और देखना कि आपने सही लिखा है कि नहीं। अब क्योंकि यहां पे स्ट्रेट चेन को हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड। ये हो गया इसका कॉमन नेम। क्यों N क्यों लिखा? क्योंकि चेन स्ट्रेट है। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि आपने तो कहा था कि जब हम ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं तभी N यूज करते हैं, बट वो तब होता है जब एन वर्ड हो। यहां पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने प्रोपेन का प्रोपाइल बना दिया, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्या? N प्रोपाइल क्लोराइड। क्योंकि अब यहां पे ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटी है, यहां पे मैं Cl को अगर बीच में लगाऊंगा तो वो आइसो वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि नाम कैसे यूज करने हैं। देखो नेक्स्ट मेरे पास है, अब सपोज मैंने 4 कार्बन ले लिए और यहां लगा दिया एक Cl, तो इसका जो नाम निकल के आएगा वो क्या आएगा? IUPAC नेम सिंपल है, इसका नाम हो जाएगा क्या? 2 क्लोरो, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अब वही आप ध्यान दो, कॉमन नेम में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर यहां कार्बन पे स्ट्रेट चेन पे Cl लगा होता तो ये N ब्यूटाइल क्लोराइड होता, बट क्योंकि ये इसकी सेकेंडरी पोजीशन पे लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही गेस किया आपने, ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, देखो अब इसीलिए अगर मैं डायरेक्ट आपको नाम की प्रैक्टिस कराने लगता तो आप मेरे साथ कोरिलेट नहीं कर पाते। मैं चाहता था कि एक बेसिक आपका बन जाए ना, तो अब आप खुद से पहले नाम गेस करना, फिर मैच करना कि क्या आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो नेक्स्ट यहां पे मैं ले लेता हूं, सपोज मेरे पास है CH3 थ्राइस, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और Br। तो एक्चुअली ये ग्रुप एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? देखना, ये ग्रुप ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे 3 कार्बन हैं, फिर एक कार्बन इधर है और इस पे Br है, तो टोटल जो मेरे पास है वो 5 कार्बन हैं। अब उसी हिसाब से मेरे को यूज करना है। तो पहले हम इसका क्या लिखेंगे? IUPAC नेम लिखते हैं। देखो IUPAC नेम अगर आप लिखोगे तो ये लंबी चेन ये वाली है 1, 2 और 3, तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। तो भाई मिथाइल का M अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, इसीलिए मेरे को चेन में यहीं से नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा 1 ब्रोमो, 2,2, क्योंकि 2 हैं तो 2,2 डाइमिथाइल। अब हमारे पास टोटल चेन में कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन हुए, इसीलिए नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करता हूं तो आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये एक ही कार्बन से 3-3 ब्रांचेज अगर निकल रही हो तो ये तो नियो को इंडिकेट करता है, मतलब इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। अब देखो, अब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कब सेक यूज करना है, कब नियो यूज करना है। तो मैं ऐसे ही एग्जांपल्स लेके आया हूं जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है या जहां पे आप फंस सकते हो। देखो एक क्वेश्चन और अगर हम लेते हैं, जो अब थोड़ा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे।
जैसे मेरे पास ये है, तो इसका पहले हम लिखेंगे क्या, IUPAC, और फिर लिखेंगे कॉमन नेम। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपाउंड से। अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हुआ तो उसको हमें कैसे डील करना है, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा। देखो फर्स्ट कार्बन से शुरू करेंगे, इधर पे यहीं पे मेरे को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहीं पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1-क्लोरो इथेन। ठीक है, अब जो है यहां पे आ जाता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम देखो, अगर डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ कोई हेलोजन है तो इसका नाम होगा क्या, विनाइल क्लोराइड। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, अगर एडजेसेंट पे हो डबल बॉन्ड के तो वो एलाइल होता है, बट अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड है तो विनाइल होगा। और इसका दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है इथिनाइल क्लोराइड। अब दो वैलेंसी से रिप्लेस हुआ है, इसीलिए मैं इनाइल क्लोराइड यहां पे नाम लिख के चल रहा हूं। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रखनी। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में एक काम करते हैं, एक इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप अब क्लोरीन से नहीं स्टार्ट कर सकते, अब आपको जो नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी वो यहां से करनी पड़ेगी, बिकॉज हमेशा जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अब इसका नाम हो जाएगा क्या, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो, 3 क्लोरो, और क्योंकि प्रोपीन है इसलिए हम सीधा प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेटर है हम प्रोपीन ही लिख दें। ठीक है, अब आ जाता है इसका कॉमन नेम। तो देखो जब आपके पास ये समझ में आ गया ऊपर वाला विनाइल है तो नीचे वाला एडजेसेंट के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या, एलाइल क्लोराइड। ठीक है, एक नाम हो गया एलाइल क्लोराइड, और अगर ऊपर वाला इथिनाइल था तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोपिनाइल क्लोराइड। क्योंकि 3 कार्बन है इसीलिए प्रोपिनाइल, ऊपर 2 कार्बन थे इसीलिए इथिनाइल। तो ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डील कर रहे थे, तो वहां पे हमें इथिनाइल और प्रोपिनाइल के बारे में जानने के लिए मिला था। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है, अगर मैं 2 कार्बन्स को या फिर 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दूं 2 Cl से, तो इसका IUPAC नेम तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, वो क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं डाइक्लोरो मीथेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। बट इसका कॉमन नेम क्या होगा, अगर 2 वैलेंसीज आपकी चेंज हो चुकी हैं तो उस केस में आप जो नाम यूज करोगे अब वो होगा क्या, वो होगा मिथाइलिन क्लोराइड। याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर आपके पास मोनोवैलेंट रेडिकल है तो हम आइल लिखते हैं, और वही अगर आपके पास बाईवैलेंट है तो एल्कलीडीन लिखते हैं, इसीलिए हमने यहां पे मिथाइलिडीन क्लोराइड लिखा था। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथाइलिन, या फिर मिथाइलिडीन भी बोल देते हैं हम कभी कभार, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा सिंपल ले लूं इसमें, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है कि मैं ट्राईवैलेंट का ले लेता हूं, कि अब मेरे पास CHCl3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो तो आप सब जानते ही हो, इसका कॉमन नेम होगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, या फिर हम इसको कभी कभार मिथाइलिन क्लोराइड भी, मिथाइलिन ट्राइक्लोराइड भी बोल देते हैं, बट क्लोरोफॉर्म ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, इसीलिए इसी को ही आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे पास जब हम हेलो एल्केन्स को डील कर रहे हैं, बट अब हेलो एरीन्स को भी हमें पढ़ना है क्योंकि चैप्टर का नाम तो वो भी है, तो हम क्यों कोई नाइंसाफी करें, तो वो भी मैं आपको हाथ बता ही देता हूं। यहां पे देखो, अगर मेरे पास सपोज सिर्फ एक ही क्लोरीन है तो इस केस में जो आपका IUPAC और जो कॉमन नेम होगा उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, दोनों में नाम क्या होने वाला है, क्लोरोबेंजीन या फिर 1-क्लोरोबेंजीन। इसका IUPAC नेम भी यही होगा और इसका कॉमन नेम भी यही होगा। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ेगी, जब मैं आपके पास ले आऊं 2 Cl कुछ इस तरीके से। तो अब क्या है मेरे पास, इसका IUPAC नेम फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे है, इसीलिए 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, बिल्कुल सही। बट अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या है, मेटा पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरोबेंजीन। अब मेटा डाइक्लोरो मत लिखना,
बिकॉज मेटा ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि एक क्लोरीन प्रेजेंट है और उसके रिस्पेक्ट में वो उसकी मेटा पोजीशन पे है, इसीलिए ये मेटा क्लोरोबेंजीन हो गया। अब आई एम गेसिंग कि आप ऑर्थो और पैरा अपने आप डील कर लोगे, तो इसीलिए जैसा मैंने डाइक्लोरो का एग्जांपल ले लिया, मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं ट्राइक्लोरो का। वो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से देखना। अब मेरे पास 1,3,5 पोजीशन पे क्या है, ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो कॉमन नेम तो इजी है, बट जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और पेपर में आने के चांसेस भी हैं, वो है इसका दूसरा नाम, जिसका नाम क्या होगा, सिम क्लोरोबेंजीन। तो ये जो सिम वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, हेलोजन प्रेजेंट है। तो आई होप आप इस नाम को नहीं भूलोगे, बिकॉज ये आपके लिए नया हो सकता है, बट हाँ यूज किया जा सकता है इन प्रिपरेशंस, तो इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी था। अब देखो ये हो गई हमारे पास बात। अच्छा, एक और एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपको दिया हुआ हो ये, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम आप सिंपल लिखोगे क्या, बेंजाइल क्लोराइड। और वही अगर 2 हो गए तो बेंजल, 3 हो गए तो बेंजो, ये जरूर याद रखना। तो अब कुछ एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं यहां पे। जैसे सपोज आपको नाम दिया हुआ है 4 टर्शरी ब्यूटाइल या 4 टर्ड ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, आपके पास नाम है। आपको क्या करना है, आपको इससे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखना, हेप्टेन का मतलब क्या हो गया, हेप्टेन का मतलब हो गया हमारे पास टोटल 7 कार्बन हैं। ठीक है, पहली चीज हमने क्लियर कर ली। अब थर्ड पोजीशन पे आयोडो है तो 3 पे आयोडो लग गया, और 4 पे टर्ट ब्यूटाइल है। अब ये टर्ट ब्यूटाइल क्या है, जो मैंने आपको ऐसे नियो ग्रुप बनाना सिखाया था कि मतलब एक ही कार्बन से 3 ब्रांचेस निकल रही हो, वही हमारा टर्शरी होता है। एक कार्बन पे 3 और निकल रहे हैं, तो कितना सिंपल हो जाएगा ये, इसमें आप ऐसे ब्रांचिंग दिखा दो। ये हो गया आपका फोर्थ पोजीशन पे 1, 2, 3 और 4। फोर्थ पोजीशन पे टर्ट ब्यूटाइल और 3 आयोडो हेप्टेन आपका नाम हो गया। और एक एग्जांपल देखो इसमें, जैसे कि मेरे को नाम दिया हुआ है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। तो ये तो बहुत इजी है, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, देखो ब्यूट 2इन मतलब 4 कार्बन हैं, तो पहले 4 कार्बन बना लो। सेकेंड पोजीशन पे इन है तो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना लो। अब फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो, तो ये हो गया क्या, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट, जिसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उससे पहले एक और एग्जांपल आप देखो, आपके पास नाम है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल और साथ में है 2 मिथाइल, और ये है क्या, बेंजीन। तो अब यहां पे मैंने कोशिश करी है कि जो वर्ड्स जनरली आप नहीं सुनते, जैसे सेकेंडरी है, वो कैसे यूज करेंगे। देखो बेंजीन तो सिंपल हमें यहां पे दिख रहा है, ऐसे बना लेना है। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो फोर्थ पोजीशन पे सेक ब्यूटाइल है। अब सेक ब्यूटाइल मतलब आपके पास जो ब्यूटेन ग्रुप होगा उसकी सेकेंडरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है कुछ सब्स्टिट्यूएंट, तो वो बेंजीन ही तो है। तो आपको क्या कर लेना है, 4 कार्बन की चेन बना दी। तो ये इंडिकेट कर रही है क्या, ये इंडिकेट कर रही है कि ये सेकेंडरी पोजीशन पे जाके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये था पार्ट हमारा किसका, जहां पे हमने ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर देखा कि आखिर कैसे क्या नाम आएगा तो हमें डील करना है। तो अब इस टॉपिक को एंड करने से पहले एक बार मैं आपको इन बॉन्ड्स का जो नेचर है वो जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होगा, या फिर ये हाइड्रोकार्बन से अलग कैसे हैं। तो ध्यान से समझना इसको कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आप देखो, एक कार्बन है और एक हैलोजन है, तो इसकी वजह से यहां जनरेट होती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहां पे कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट हो गई तो यहां से इन रिएक्शंस की या इन कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, जिसकी वजह से ये अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, ये अलग प्रिपरेशंस दिखाएंगे, ये अलग केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो यहीं से कहानी शुरू होने वाली है आपकी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की। मतलब यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप यहां पे नोट डाल के एक पॉइंट जरूर लिखना कि इनकी इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही हम क्या करते हैं, इनकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी मानी जाती है कि हम अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखने के लिए मिलने वाला है कि आखिर हम अल्कोहल से हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि आपके पास जो COH बॉन्ड होगा उसको अगर मैं प्रोटोनेट कर दूं किसी तरीके से, तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है। ये सब आपको डिटेल में जानने के लिए मिलेगा। फिर लीविंग ग्रुप जब बाहर चला जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास एक CX बॉन्ड मिलेगा। तो ये जो बॉन्ड पोलैरिटी यहां पे जनरेट हुई, जो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड जनरेट हुआ, ये एक COH बॉन्ड से ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यही इसका ड्राइविंग फोर्स होगा। तो हम यहां पे ये जान सकते हैं दैट एल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट prepared from alcohols। आपको 4 से 5 टाइप की प्रिपरेशंस ओनली फ्रॉम अल्कोहल्स देखने के लिए मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 3-4 प्रिपरेशंस और हैं, बट सिर्फ अल्कोहल से ही कि आप PCl5 डालते हो, SOCl2 डालते हो या PCl3 डालते हो, ZnCl2 डालते हो, तो ये सब अल्कोहल से प्रिपेयर करके देने वाले हैं। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करने से पहले इसमें एक पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा जो कि आपको नोट डाल के लिखना चाहिए और NCERT में आपको टेबल के फॉर्मेट में भी दे रखा है। जैसे अगर मैं इन बॉन्ड्स को कंपेयर करूं, मेरे पास है CCF, CCl, CBr और CI। तो आप ध्यान से समझना, जब मैं डाउन द ग्रुप यहां पे आ रहा हूं तो एक चीज देखने के लिए क्या मिलेगी कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग हैलोजन है, उसका साइज बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ये बॉन्ड उतना ही वीक होता जाएगा और इनकी बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो CI की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे कम होती है, वो बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक हो जाता है। और वही CF में बॉन्ड की लेंथ बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से उसका जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा लगेगी। बट यहां पे जानने वाली बात है कि इनका जो डाइपोल मूवमेंट है ना म्यू, इसका ऑर्डर वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हो, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपका मन कहेगा कि जो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए CF3 में, फिर CCl3 में, फिर या इसको CF3 ना लेके CH3F, फिर है CH3Cl, फिर है CH3Br और फिर है CH3I। ये वो ऑर्डर है जो आपका मन कहेगा टिक करने के लिए। क्यों? आप सोचोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो कार्बन और फ्लोरीन में ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, और फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी। बट ये ऑर्डर हो जाएगा क्या? ये ऑर्डर हो जाएगा गलत। तो इसीलिए ध्यान देना कि अगर मैं कंपेयर करता हूं इसके डाइपोल मूवमेंट का रियल ऑर्डर, ये है क्या? ये है एक्सपेक्टेड डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर। अगर मैं रियल डाइपोल मूवमेंट की ऑर्डर की बात करूं तो वो मेरे को देखने के लिए मिलता है, सबसे ज्यादा होगा CH3Cl में, फिर CH3F में, फिर CH3Br और फिर CH3I। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यहां पे जो फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया, बाकी पूरा सेम है। बट आखिर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ध्यान देना कि आपके पास जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो बराबर होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस के। तो अब CH3Cl में प्रॉब्लम क्या हुई कि उसका डिस्टेंस ज्यादा हुआ, चार्ज भले ही कम है, बट CH3Cl के केस में जो डिस्टेंस वाला पैरामीटर है वो यहां पे डोमिनेटिंग हो जाता है। और अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम मेन क्या याद रखेंगे यहां पे कि CH3Cl का जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा है दैन CH3F। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और जनरली आप गलती इसमें करोगे, तो इसीलिए मैंने कहा इसको कि आप इसको नोट डाउन करके जरूर लिखना। रीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए, बोर्ड्स के पेपर में भी पूछा जा सकता है और एज अ स्टेटमेंट आपको बना के भी दे सकते हैं। तो CH3Cl में डिस्टेंस इफेक्ट इज व्हाट? डोमिनेटिंग। तो आप बस इतनी सी चीज याद रखना
और इसमें ज़्यादा आपको नेचर में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अब मैंने दे दिया है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले मेथड्स पढ़ेंगे ऑफ प्रिपरेशंस, फिर उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर लास्ट में हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड, और तब जाके आपका चैप्टर जो है वो खत्म होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आना जिसमें आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखने के लिए मिलेंगी इन डिटेल विद मैकेनिज्म विद क्वेश्चंस। So that was all from my side. Thank you and have a wonderful day ahead.